So we are beginning with the chapter which is regarded as mechanical properties of matter, जिसमें अपने elasticity और surface tension के ऊपर discussion करेंगे. तो मैं लिख रहा हूँ some mechanical properties of matter. Mechanical properties of matter. चलिए पे अपने स्टार्ट करें, उसके पहले इसके बारे में कुछ कुछ बात हो जाए कि अपने क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें. तो इन द फर्स्ट पोर्शन वी विल बी कवरिंग इलास्टिसिटी, और उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट में अपने आएंगे जहाँ पे अपने सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे. सो व्हेन वी से वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, तो अब इलास्टिसिटी क्या होता है. अपने आज तक जैसे अभी तक अपने जब भी कोई भी क्वेश्चन किए तो वी कंसिडर्ड व्हेनेवर a certain force is applied on a substance, it do not undergo any change in its dimension. That is we considered rigid body mechanics. हम लोगों ने माना कि या तो पार्टिकल है या तो साइज इतना छोटा है कि उसके ऊपर फोर्स लगाने से उसका कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं. साइज है ही नहीं तो डिफॉर्मेशन किस बात का. और दूसरे एस्पेक्ट में हम लोगों ने माना कि वी आर कंसिडरिंग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दैट इज ऑन एक्सर्शन ऑफ अ फोर्स, देयर इज नो डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. So in this present chapter we will be dealing with the aspect where there is a certain deformation involved with the application of force. तो इस पे अपने अगली बात तो अगर अपने आए कि भाई डिफॉर्मेशन अगर इन्वॉल्व है तो डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा और क्या क्या चीज का डिफॉर्मेशन होता है. तो अब अगर अभी करंट बात करें तो इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, so the chair is undergoing a little deformation. If I talk about a train passing through a railway track, over a railway track, तो जब वो रेलवे ट्रैक से जब वो पास करता है तो तुम अगर उसको नजदीक से देखोगे तो अगर ये रेलवे ट्रैक है तो व्हेन द व्हील रीचेस द रेलवे ट्रैक, तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये कुछ इस तरीके से बेंड होता है एक बार को, फिर वापस से जगह पे आ जाता है. तो ये जो है ये अगर रेलवे ट्रैक ऐसा है तो एक बार ऐसे नीचे जाता है, दबता है और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, फिर सीधा हो जाता है, फिर दबता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है. तो इफ यू आर व्यूइंग अ ट्रेन पासिंग ओवर अ रेलवे ओवर अ रेल फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, तो आप ऐसा एकदम विजिबल डिफॉर्मेशन देख पाएंगे, एकदम वाकई विजिबल डिफॉर्मेशन देख पाएंगे कि नीचे दो तख्ता लगा हुआ है और उसके ऊपर जैसे ही वो व्हील पहुंचता है तो द व्हील अंडर गो ड्यू टू द व्हील और द हेवी वेट which is passing over that rail, the rail will dip a little, it will bulge a little, and then as the train passes over it, वो वापस से अपने back to normal जगह पे आ जाता है. So this kind of deformation which we are talking about is the concept of elasticity. अपने अगर जनरल बात अगर करें तो द कॉन्सेप्ट और द आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी व्हिच वी हैव इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ रबर बैंड. अपने रबर बैंड के साथ ऐसा करते हैं कि ऐसे रबर बैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके किसी चीज के अराउंड ऐसे लगा दिया और वो वापस अपनी जगह पे रीगेन कर लेता अपने शेप को. तो वी हैव अ आइडिया अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ अ रबर, कि रबर को अपने अगर स्ट्रेच अगर करते हैं तो कुछ इस तरीके का बात हो पा रहा है, तो अपने उसके अराउंड अगर किसी चीज को अगर लगा दिए तो वी कंसीडर दैट इट इज इलास्टिक इन नेचर. बट इन रियलिटी आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर. ये बात को बड़े ध्यान से समझना है. आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर. तो आयरन का आप डिफॉर्मेशन काफी हद तक कर सकते हैं, वो लार्ज एक्सटेंट ऑफ फोर्स को बर्दाश्त कर पाएगा, तो वी कंसीडर इट एज अ मोर इलास्टिक देन रबर. अपने और बात करेंगे. तब पहला बात तो ये आता है कि भाई इलास्टिक नेचर है किस लिए, व्हाई समथिंग इज इलास्टिक इन नेचर. ये प्रॉपर्टी आया ही कहां से, जब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो कोई चीज अपने आप को एलोंगेट कर ले रहा है और जैसी फोर्स विड्रॉ करूंगा तो वापस अपने जगह पे आ जा रहा है. जैसे अपने आइडिया ऑफ स्प्रिंग में जब अपने ऐसा चर्चा करते थे तो स्प्रिंग को अपने एलोंगेट भी करते थे, कंप्रेस भी करते थे. तो इवन व्हेन द सब्सटेंस इज कंप्रेस्ड दे टेंड टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इफ अ सब्सटेंस इज एलोंगेटेड दे टेंड टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो जो वापस से अपने ओरिजिनलिटी पे आ जाना है, दिस कॉन्सेप्ट और दिस आइडिया इज द रीजन बिहाइंड इलास्टिसिटी. तो अपने पूछ रहे हैं कि व्हाई इलास्टिसिटी इज देयर, ये नेचर है कैसे. और टू एन एक्सटेंट ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस इज लिटिल बिट इलास्टिक इन नेचर. जो चीज ज्यादा इलास्टिक नेचर का नहीं है उसको अपने बोलते हैं ब्रिटल. जैसे ग्लास, कांच को अगर तुम खींचने की कोशिश करोगे तो कांच टूट जाएगा, ब्रिटल इन नेचर है, टूट ही जाएगा.
it will not be able to bear that the force applied or the stress applied, वो टूट जाएगा। तो अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं कि वो ब्रिटल सब्सटेंस, जल्दी टूट जाने वाले को अपने क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो इसको अपने एक बार देखते हैं कि कॉज क्या है। तो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी अपने पढ़ रहे हैं। तो कॉज पढ़ने के लिए अपने आई एम ड्राइंग पर्टिकुलर ग्राफ ओवर हियर। सो वी आर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। तो अपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब अपने यहाँ पे पहले दो बात पहले बता देता हूँ कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कैसा है, फिर अपने उसके ऊपर क्या क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने जो है अपने एटॉमिक फोर्स के ऊपर डील करेंगे, या तुम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर डील करेंगे विद डिस्टेंस आर। बात को ध्यान से समझे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो वी आर लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री विल बी डिस्कस्ड। सपोज इफ आई से दैट nitrogen bond is formed, so I say that there is a triple bond between nitrogen and then something like this happened। तो इससे बड़ा अलग 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 किस्म का सवाल आता है। तो पहला सवाल ये है कि जैसे अब इसको अगर आप ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आप ऐसा ड्रॉ करते हैं कि एक नाइट्रोजन, यहाँ पे इसका 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर बाजू में एक और नाइट्रोजन है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये अपने जिंदगी में खुश, ये अपने जिंदगी में खुश, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया। तो ये कुछ इस तरीके का बात है, कुछ इस तरीके का बात हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया। तो अब अपने यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि भाई फिर तुम ऐसा पढ़ते हो इन केमिस्ट्री इट इज टॉट लाइक दिस कि ये एक नाइट्रोजन का एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, ये पास पास इस तरीके से आया, और ये किसी इस डिस्टेंस पे आकर के एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और इसको अपने बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, इसको अपने बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। ये हो गया लेंथ ऑफ द बॉन्ड, कितना बड़ा बॉन्ड बना। तो अब बात यह आता है कि कितना पास आएगा, कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड करेंगे भाई ये कितना कितना पास आकर के रुक जाएगा, ये कैसे अपने डिसाइड करेंगे, एक दूसरे से भिड़ ही नहीं जाएगा, पूरा का पूरा डिफॉर्म नहीं हो जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ओवर हियर वी कंसीडर इट इन दिस वे, the electron cloud of one nitrogen is repelling the electron cloud of the another nitrogen, but the protons present in one nitrogen is also attracting the electrons of the other nitrogen. So as a result of which at a certain point the equilibrium is established because of these forces। ये दोनों फोर्स की वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो जाता है। वो पॉइंट होता है जहां पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। That is the point where a bond is formed, where a chemical bond is formed। अपने कुछ इस तरीके का बात बोलते हैं। तो मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूं, और अपने इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी आर taking an example of the graphical representation where we are saying that a graph like this is obtained when a particular atom is approaching another atom। तो एक एटम है, दूसरा एटम यहाँ से पास से ऐसा आता है, जैसे जैसे पास आता जाता है तो उसका जो ग्राफ है एनर्जी का वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एट दिस पॉइंट द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि आर नॉट। सो दिस इज द बॉन्ड लेंथ, ये जो आर नॉट है ये बॉन्ड लेंथ हो गया। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे अपने जो उसको बोलते हैं, तो अपने लिखते हैं कि F इज इक्वल टू du by dr विच इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे आकर के क्या हो जाता है, इसका ग्राफ का वैल्यू हो जाता है 0। याद है ना भाई, अपने कंजर्वेटिव फोर्स के दौरान ये वाला बात किए थे कि F इज इक्वल टू माइनस du by dr या कुछ ऐसा, और यहाँ पे फोर्स को अपने इक्वेट कर दिए थे 0 से। So we equated the value of force over here to 0, which is the slope of UR graph। It is the slope of UR graph, और इसको अपने इक्वेट कर दिए 0 से। तो यहाँ पे अपने बोलते हैं कि ये जो है ये पॉइंट है, वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया है। और अपने यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। द पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन that is F which is equal to minus du by dr equal to 0 is a point of stable equilibrium, is a point of stable equilibrium। ये बात पहले समझ में आना चाहिए कि ये मिनिमा ऑफ u वर्सेस r ग्राफ है।
जब ये मिनिमा ऑफ यू वर्सेस आर ग्राफ है तो ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अब बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अपने किसी भी सब्सटेंस को अगर ऐसे स्ट्रेच करते हैं, so if I'm taking anything and if I'm stretching it like this is the substance that I'm taking, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करता हूं, if I'm applying a force on it, so then what will happen, due to the force applied, due to the stretching force that is applied, the bond will shift from here to here, जो बीच का जो सेपरेशन है वो यहां से कहीं यहां पे आ जाएगा, and the moment the force is withdrawn, the moment a force is withdrawn, the force will act towards the point of stable equilibrium. फोर्स जो वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट के तरफ लगेगा और वापस से वहीं पे जाने की कोशिश करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच a restoring force will be introduced inside the substance, a restoring force will be introduced inside the substance, and इसके वजह से क्या होगा, वापस से ये जो है ये अपने उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पे ये पहले आया था। सिमिलरली यहाँ पे जब जाएगा इस तरफ, अगर जाएगा कंप्रेसिव अगर होगा तो भी यही चीज होगा, और वापस से जो है ये इस तरफ आकर के वापस से जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वहां पे आकर के इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, वहां पे आकर के इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। तो दिस इज द कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको अपने पढ़ते हैं कि कॉज क्या हो गया भाई, कॉज कुछ इस तरीके का बात रखा गया कि एक पॉइंट है जहां पे एफ नेट 0 है, which is f equal to minus du by dr equal to 0 and is a point of stable equilibrium. So when the substance is stretched, तो क्या है, हर एक एटम, every atom which is bonded with the another atom in a substance will undergo this stretching, and as a result of which, a restoring force will be developed, in the substance, which brings it back to its original position, and this is the cause of elasticity. This is the cause of elasticity. ये वजह है कि कोई सब्सटेंस जो है वो इलास्टिक होता है, उसके पीछे का वजह हो गया ये, दिस इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक ये बात पहले समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया कॉज का बात, ये पूर्ण रूप से क्या है, एक तरीके का कॉज इसमें समझा दिया गया। And now we will go to the technicalities of understanding the terms related with elasticity. तो अपने terms के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। So we are dealing with some terms related with elasticity. Some terms related with the study of elasticity. तो इसमें सबसे पहला टर्म जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेस। The word is used in psychology as well, stress. तो अपने स्ट्रेस को समझने के लिए पहले एक सॉलिड ड्रॉ कर रहा हूं। So let us consider a solid like this. And now what I am doing is I am subjecting this solid to a particular force. So the force which I am subjecting it is regarded as tensile in nature. जैसे मैं इसको यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहा हूँ और यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो जनरली क्या, जनरली एक फोर्स ही लगाया जाता है, अपने एक ही स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं। ओवर हियर आई एम अप्लाइंग द स्ट्रेचिंग फोर्स इन बोथ द डायरेक्शंस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ which it acquires this shape. तो वॉल्यूम इज रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो वॉल्यूम में थोड़ा हद तक चेंज हो जाएगा। मास ऑफ द सब्सटेंस इज रिमेनिंग द सेम, so there is a change in
the length, and as a result of you are also seeing that there is a change in the breadth as well. तो जो सामान है थोड़ा सा फैल गया, and this is regarded as a example of a tensile stress. This is example of a tensile stress. So if be it any kind of stress, we define it in this way mathematically. We write it as limit delta A approaches 0, or we simply write it as it is regarded as a force upon area. ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला. तब यहाँ पे बहुत सारा किंतु और परंतु है. ये हो गया एक टेंसाइल स्ट्रेस का बात. यहाँ पे अगर अपने एक एग्जांपल दें कंप्रेसिव स्ट्रेस का, तो अपने उसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता, and if it is subjected to a force like this, so then what will happen? So it will acquire a shape like this. On being deformed, it will acquire a shape like this. It will bulge in one direction, it will contract in the other direction. इसको अपने नाम देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस. दिस इज रिगार्डेड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस. So the substance is compressed, the formula remains the same, force upon area. The formula remains the same, it is regarded as force upon area. The next thing which we study is regarded as tangential or shear stress. टेंजेंशियल और shear stress. इसके लिए अपने एक ऐसा सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं. सपोज वी हैव अ सॉलिड लाइक दिस, एंड नाउ अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो अपने ऐसा मान रहे हैं कि ये जो सॉलिड है इट इज रेस्टिंग ऑन दिस सरफेस, and then what exactly happens is that it undergo a deformation like this. अब ये जो है जनरली तुम देखते हो किताब का ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है. You find something like this in case of books. तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अपने अप्लाई किए, तो ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड, it underwent a deformation like this. It undergo a deformation like this. So due to a tangential force, the deformation is taking place. So we call it as a shear stress, or it is also regarded as tangential stress. It is also regarded as tangential stress. और अगर यहाँ पे अगर अपने फॉर्मुलेशन अगर लिखे, तो अपने लिख देते हैं कि the shear stress is also represented with a term like tau, और इसको अपने लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अपने यहाँ पे एरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे एरिया अपने कौन सा इस्तेमाल करेंगे. तो अगर अपने यहाँ पे अगर एरिया का बात करें, तो इफ वी आर कंसीडरिंग अ क्यूब, सो फॉर अ क्यूबिकल बॉडी वी विल टेक द बॉटम फेस which is rigidly fixed, उसका अपने एरिया लेंगे. So over here we use area of the bottom surface which is rigidly fixed. Bottom surface which is rigidly fixed. Which is rigidly fixed. ठीक है ना भाई. ये कुछ इस तरीके का बात हो गया. अब यहाँ पे कुछ देर अपने बात करेंगे कि भाई स्ट्रेस को अपने पूर्ण रूप से किस तरीके से समझें. जैसे पहला बात आता है कि अगर ये फोर्स अपॉन एरिया ही है, उसको प्रेशर क्यों नहीं नाम दे दिए. Why there is a need of giving another name, है ना भाई. ये अलग से एक नाम देने का क्या जरूरत था. We could have simply called it pressure. The pressure is also force upon area, so you can call this as a force upon area.
तो यहाँ पे बात जमा नहीं, स्ट्रेस एक नया टर्म देने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग विच मस्ट बी, इसीलिए मैंने पहले तुमको ये पूरा कहानी भी समझाया कि यहाँ पे जो अपने फोर्स का बात कर रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्स which is developed within the material, which is developed within the material, which is undergoing deformation, which is undergoing deformation. तो यहाँ पे अपने नोट एक लिखते हैं, the expression of force, the expression of force which we are using is an example of restoring force, is an example of restoring force, restoring force, that is the force which is generated within the material, within the material to restore its original configuration, its original configuration. आपने लिखते हैं in equilibrium, in equilibrium the external applied force is equal to restoring force. तो इसीलिए क्या अपने क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को ही सीधा फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, बट इट मस्ट बी वेरी वेल केप्ट इन माइंड, इट मस्ट बी वेरी वेल केप्ट इन माइंड कि अपने जब ये इस्तेमाल करें तो अपने को इस बात दिमाग में रखना है कि ये इसीलिए जो अपने फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक रीस्टोरिंग फोर्स का एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स एंड नॉट द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अपने प्रेशर अपने लिखते हैं तो ओवर देयर वी राइट एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, वहां आपने लिखना पसंद करते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, we tend to write over there thrust per unit area, या जो फोर्स पर यूनिट एरिया आपने जो लिखते हैं वो होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओवर देयर द फोर्स इक्वेशन व्हिच वी यूज इज एग्जांपल ऑफ अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। The next thing which we are going to discuss over here is the next concept. So we use the concept of strain. तो मैं क्या करूंगा ना, मैं वहां जा जाके स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, जो सारा डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया वहां जा जाके स्ट्रेन भी पढ़ा दिया जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बोले तो वी से व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, when a deforming force is applied there is a change in length or the change in configuration. So the ratio of the change in configuration with the original configuration is regarded as strain, is regarded as strain. ठीक है ना भाई। तो स्ट्रेन का अगर अपने फॉर्मुलेशन अगर अपने लिखे तो अपने लिखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट से, है ना भाई। यहाँ पे बोलने का मतलब हो गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वाला बात। तो ओवर हियर आई एम गोइंग टू टेक यू टू अंडरस्टैंड स्ट्रेन। मैं यहाँ पे मिटा मिटा के आपको स्ट्रेन समझा रहा हूँ, ध्यान से सीख लिया। We are discussing strain over here in this present scenario. You kindly understand it in detail. तो अपने ऐसा मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कोई एल है या एल नॉट मान लेते हैं, चलो तो वो यहां से यहां तक है। Now on being subjected to the force applied it becomes LT, it becomes LT,
तो अब अगर अपने यहाँ पे अगर बात अगर लिखना स्टार्ट अगर करेंगे तो सबसे पहला बात तो अपने ये लिखेंगे द चेंज इन लेंथ दैट हैपेंड which is delta L. This is LT minus L naught. And therefore over here if I define longitudinal strain, तो अपने longitudinal strain को define करते अपने लिखते हैं delta L upon L naught यानी कि original length. तो LT minus L naught by L naught is regarded as longitudinal strain. This is regarded as example of longitudinal strain. Regarded as longitudinal strain. The next important thing which must be kept in mind is, यहाँ पे एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने लायक बात है कि अगर यहाँ पे अपने ब्रेड्थ को अगर देखें तो ब्रेड्थ ओरिजिनली अगर कोई बी नॉट था तो ब्रेड्थ का जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइनल जो लेंथ है वो गया कोई बीटी, वो गया कोई बीटी. तो ओवर हियर आई कैन सी दैट द चेंज इन ब्रेड्थ is not a positive change, is not a positive change. So if I write delta B, so it will be written as B naught minus BT. तो अपने BT minus B naught लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. तो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं B naught minus BT, and the term which I use over here is regarded as lateral strain, is regarded as lateral strain. तो अपने इसको लिखते हैं delta B upon B naught, delta B upon B naught. So over here we express it as डेल्टा बी अपॉन बी नॉट. तो ये हो गया लेटरल स्ट्रेन. और ये दिमाग में रहे कि यहाँ पे अपने डेल्टा बी एक मॉड वैल्यू अपने निकाल रहे हैं, हिसाब से अपने को बीटी माइनस बी नॉट लिखना चाहिए, बट वी आर यूजिंग बी नॉट माइनस बीटी फॉर आवर ओन बेनिफिट सो दैट वी डू नॉट गेट अ नेगेटिव. ये बहुत दिमाग में रखेंगे ये बात कि एक एस्पेक्ट में अगर लंबाई अगर बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में अपने बोल रहे हैं कि भाई देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ, देयर इज एन एलोंगेशन. But it must be kept in mind, it must be kept in mind कि बराबर में बाकी जगह पे जो है वो there is a change in breadth और height जो है वो दोनों चीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. दोनों ही चीज ब्रेड्थ और हाइट दोनों चीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. हम लोग यहाँ पे हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या तुम बोल सकते हो हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, ब्रेड्थ को नहीं कंसिडर कर रहे हैं. बट बोथ ऑफ देम विल अंडरगो अ नेगेटिव चेंज, both of them will undergo a negative change. This must be thoroughly kept in mind over here. This must be kept in mind over here. Now based on this we also have an example of a strain which is regarded as a shear strain, which is regarded as a shear strain. तो यहाँ पे जब अपने shear strain को define जब करते हैं तो यहाँ अपने अगर shear strain को define अगर अपने करें तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि जैसे ये जो है इसको अपने लेंथ को ये L ले लेते हैं, and the delta L that happened is in this direction, is in this aspect. या अपने ये एंगल अगर लिखें तो इसको phi लिख देते हैं. So this phi is regarded as a shear strain. इसको अपने नाम देते हैं shear strain का. And this shear strain which we refer as phi angle is regarded as delta L upon L, is regarded as delta L upon L, delta L upon L. So we have a latitudinal and a longitudinal strain. So longitudinal strain अपने क्या बोल रहे हैं, when the जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है उसके अलॉन्ग अगर अपने देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड देखेंगे तो अपने क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन है. और अगर फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है तो वी से इट इज एग्जांपल ऑफ अ शियर स्ट्रेन, इट इज एग्जांपल ऑफ अ शियर स्ट्रेन. नाउ वी टेक अनदर केस वेयर वी आर कंसिडरिंग कि एक ऑब्जेक्ट है, से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ बलून. अब भाई क्या है, इसके ऊपर चारों तरफ से एक तरीके का एक फोर्स अगर लगना स्टार्ट अगर हो जाए, जो कि एक बलून अगर एक उसको अपने अगर एटमॉस्फेयर में अगर एक्सपोज करके छोड़ देते हैं
तो अगले दिन सुबह अपने देखते हैं कि वो जो है वो थोड़ा श्रिंक इन साइज हो गया, it have shrunken in size and it have acquired a shape like this. Very much possible. Everybody must have seen it once in a while. So there is a change in volume associated with it. There is a change in volume associated with it. So I can say that V naught is the original volume and Vt is the final volume. So if I say volumetric strain, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अपने लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. And corresponding to this we also define volumetric stress. Volumetric stress, which is generally regarded as the external pressure that is applied, the external pressure which is applied. तो अपने बोलते हैं कि भाई ये जो है ये सारा टर्म्स है जो अपने अंडर इस्तेमाल करते हैं इन द स्टडी ऑफ इलास्टिसिटी. तो पहले आया कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद आया स्ट्रेस का टर्म जहाँ पे अपने पढ़े द टर्म्स लाइक टेंजेंशियल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस. उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन. यहाँ पे दिमाग में एक बात ये भी रहे कि जो अपने फोर्स इस्तेमाल करें स्ट्रेस के फॉर्मूला में, that is an example of a restoring force which is developed inside the material when it is subjected to the condition of stress. और अगला बात जो अपने को दिमाग में रखना है वो यूनिट सिस्टम. तो स्ट्रेस का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, उसको अपने पास्कल नहीं लिखेंगे. इट विल बी रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है. ऑल्दो तुम काफी सारा किताब देखोगे जहाँ पे पास्कल में उसको लिख दिया गया है. वी कैन डू इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, but we will try to write in Newton per meter square. And अगर strain का बात अगर अपने करें तो strain is unitless. Strain is example of a pure ratio. Strain को अगर अपने देखें तो it is example of a pure ratio. तो अपने जो है अपने उसको unitless एक पैरामीटर है, उसको अपने unitless ही रखेंगे. So we'll keep it as a unitless parameter. So this is the idea which is essential for the study of elasticity about stress and strain. So in this aspect we are beginning with the discussion of within the elastic limit of the material. तो अपने यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो अपने एक लॉ पढ़ रहे हैं, तभी जितना भी टर्म हम लोगों ने पढ़ा उसको जोड़ता हुआ एक लॉ है, उसको अपने बोलते हैं हुक्स लॉ. And the Hooke's law is applicable within the elastic limit of the material. तो अपने जब ऐसे बोलते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, तो इसका क्या मतलब होता है उसको पहले समझा जाए. तो इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स by which if the deforming force is withdrawn or removed, the body will regain its original form completely. और अगर उसके बियॉन्ड अगर अपने चले जाते हैं, then some set of permanent deformation is crept within the body और विद इन दी सब्सटेंस. इस बात को इस तरीके से थोड़ा समझा जाए. आप अपना खुद का एक स्लीपर खरीद के लेकर के आते हैं, आप उसको पहनते हैं, अपने लिए खुद के लिए एक क्या बोलते हैं इलास्टिक बरमूडा टाइप का कुछ लेकर के आते हैं, उसको पहनते हैं. तो तुम अपना उसको यूज करते हो, यू वॉश इट एंड देन यू अगेन यूज इट एंड देन यू वॉश इट एंड यू अगेन यूज इट. तो इट इज वर्किंग फाइन, इट इज वर्किंग फाइन. Now one day what happens, you decided to put on the Bermuda of your younger brother who is not as healthy as you. तो अब क्या होता है, अब अगर 1-2 इंच का अगर डिफरेंस है तो तुम कुछ भी करके उसको पहन तो लेता है, but then after that what happens, a permanent deformation is there in the substance. A permanent deformation comes into a substance. This is regarded as the permanent deformation, जिसका अपने बात नहीं करना है. अपने बात करें विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझना कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, तो इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. और वो क्या बोल रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Stress is directly proportional to strain. The stress produced in the material is proportional to the strain. And if I introduce a constant over here, so a constant introduced over here is regarded as Young's modulus of the substance.
तो ये जो y जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने लिख दिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो y को जो है अपने बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात को पूरे तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप का स्ट्रेन है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, अगर आप फोर्स लगाते जाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड स्ट्रेस, what happens is the substance fail to regain its original configuration. They fail to regain its original configuration. तो वो जो सिचुएशन अराइज होता है, दिस इज रिगार्डेड एज द नॉन इलास्टिक लिमिट। इसको अपने प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको। और जिसमें अपने बात करें वो है इलास्टिक लिमिट। तो अपने बोल रहे हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। इलास्टिक लिमिट क्या हो गया? the limit up to which if the force is withdrawn, the substance will regain its original position is regarded as the elastic limit of the material. So within the elastic limit of the material, the stress induced in the substance is directly proportional to the strain. और फिर अपने ये वाला बात बोलते हैं कि y is equal to stress by strain, where y is regarded as Young's modulus, where y is called as Young's modulus, where y is called as Young's modulus. That is defined as the ratio of normal stress and the normal strain induced in the substance. तो अब अपने क्या है, अपने यहाँ पे अलग अलग तरीके का यंग मॉडुलस को भी देख लेते हैं। तो अपने बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरीके से जो आ गया है, इसको अपने यंग मॉडुलस बोले कि मॉडुलस, इसको एक बार अपने फिलहाल तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड यही रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अपने इसका 3 टाइप अभी पढ़ लेते हैं फटाफट। So if I connect the 3 aspects over here, so we have 3 aspects connected over here. The first one which I say is Young's modulus of elasticity. तो इसके लिए अगर अपने बात करें तो अपने क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं दिस इज रिगार्डेड एज the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain. This is defined as the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain. यानी कि अगर अपने यहाँ पे एक अगर इसको एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझें, so we are considering that from a fixed support, एक ऐसा थ्रेड है और अपने एक वेट इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। So this is the original length which I am calling it as L naught, and then due to the weight or the force applied, due to the weight or the force applied, it will undergo a slight elongation. It will undergo a slight elongation. तो अपने ऐसा मानते हैं कि ये कोई यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो elongation हुआ इसको अपने लिख देते हैं डेल्टा एल, डेल्टा एल। और जो फोर्स यहाँ पे अपने जो F है विच इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू mg, तो अपने इसको फोर्स F से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया। और अपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का बात अगर करें देन इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो अपने अगर y अगर लिखे तो अपने लिखते हैं F बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। और यहाँ से एक अपने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, या अपने यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई ए। तो ये एक इक्वेशन है जिसको अपने डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे डेल्टा एल निकालने के लिए। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात अपने ले आते हैं वाई ए बाई एल डेल्टा एल। इसको अगर तुम देखो तुमको स्प्रिंग नजर आ रहा है, ये स्प्रिंग ही तो है। ये पूरे चीज को अपने मिला करके बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हो गया एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो वी राइट इट एज F इक्वल टू kx।
और फिर पढ़ाते टाइम अपने ऐसा ही बोलते थे कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना भाई, पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जा रहा है। तो पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जा रहा है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं यहाँ पे लाई करता है कि वो जो अपने जो कांस्टेंट डिफाइन किए थे स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इस बात से आ जाता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो, और जो मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या इलास्टिक या स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कुछ ऐसा बात हो गया, ठीक है ना भाई। अभी पूरे आज जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं करा है, मैंने बस सीधा 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 पहले सारा डेफिनेशन बताया। न्यूमेरिकल तो ऐसे फिर तुम कर ही लोगे, फिर करके दिखा भी दूंगा मैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया इधर। द नेक्स्ट वन विच वी डिफाइन, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक पार्ट है, उसको अपने बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब अपने दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे उसको अपने बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव डिफाइंड द टर्म लाइक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में मैंने एक बात बोला था कि जो स्ट्रेस है वहां पे उसको अपने प्रेशर से बता सकते हैं एक तरीके से। तो अपने इसमें ऐसा बोलते हैं, इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, अगर ऐसा हो रहा है कि हर तरफ से इक्वली कंप्रेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि the stress which is induced in the substance is uniform, and we can call it as a form of pressure. We can call it in the form of pressure, and it results in a certain change in the volume of the substance. It results in the change in the volume of the substance. तो बात को बहुत सारा तरीके से समझा जाए, जैसे मैंने कहा कि एक ओरिजिनल वॉल्यूम है किसी चीज का V. Now it is subjected to uniform stress or pressure from all sides. From all sides. Then due to this it will shrink in size. It will shrink in size, say by delta V. Say by delta V. It shrink in size to by delta V. तो अब अगर यहाँ पे अगर अपने बोलते हैं कि बल्क मॉड्यूलस, तो अपने यहाँ पे पहले एक बात बोलते हैं कि अगर प्रेशर ऑफ कंप्रेशन अगर यूनिफॉर्म है एंड देयर इज अ डेल्टा V, तो अपने यहाँ पे बोलते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V बाई V. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस का जो फॉर्म है वो कौन ले लिया, वो एक तरीके से ले लिया प्रेशर। इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, द स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। And over here, if I introduce a constant, so I'm introducing a constant with a negative sign. Now the idea comes कि भाई यहाँ पे negative sign किस लिए, ये negative sign किस लिए भाई? So the constant is called as bulk modulus, and the negative sign represents that there is a decrement in volume. That there is a decrement in volume. तो यहाँ पे डेल्टा V जो है ये कम होगा, इसका एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पे माइनस रख दिया है, तो माइनस एंड माइनस विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। और यहाँ से अगर अपने बल्क मॉडुलस को अगर डिफाइन अगर करें, तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज माइनस P अपॉन डेल्टा V बाई V. This is regarded as bulk modulus of a substance. तो बल्क मॉडुलस जो है बहुत ही खतरनाक, अपने इसको काफी बार इस्तेमाल करेंगे, पहले बोल दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे जिसका आप लोग काफी बार इस्तेमाल करेंगे, काफी बार। ये गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अपने एक और चीज बोलते हैं, एक टर्म अपने और यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं, दिस इज रिगार्डेड एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। और यहाँ पे अपने एक बात बोलते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड is greater than compressibility of liquid, compressibility of gases. तो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड जो है वो लगभग 50 गुना होता है लिक्विड का, और गैस का जो है 10 टू द पावर -8 टाइम्स होता है। तो गैस को जो है अपने आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, ये तुमको पता भी है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसको अपने डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी।
compressibility. So this is the second aspect which we define. तो पहला वाला क्या हो गया भाई, पहला वाला हो गया हम लोगों ने क्या बोला, मॉडुलस या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दूसरा हम लोगों ने कह दिया क्या भाई, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एंड द नेक्स्ट वन व्हिच आई एम सेइंग इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जो तीसरा डेफिनेशन है उसको अपने बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज एक्सप्रेस्ड बाय जी. अपने इसको एक्सप्रेस करने के लिए जी इस्तेमाल करते हैं. तो इट इज फॉर शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन. यहाँ पे अपने इसको ईटा से रिप्रेजेंट करें या जी से रिप्रेजेंट करें, तो ईटा और जी दे बोथ आर द सिंबल व्हिच वी यूज फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड वी डिफाइन इट एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन. तो अगर ये अभी जब पढ़ाया वो याद हो तो अपने कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाए थे, and this object was resting on a rough surface like this. It was resting on a rough surface like this, as a result of which it underwent a deformation and acquired a position like this. And acquired a position like this. तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया. तो हम लोग इसका ये वाला एरिया कंसिडर करते हैं जो एरिया इन कांटेक्ट है, और ये फाई जो है, ये फाई जो है, दिस इज द शियर स्ट्रेन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस. तो अगर अपने यहाँ पे अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर डिफाइन अगर करें तो अपने बोलते हैं F by A upon 5. F by A upon 5. So this is the third one, the which is defined as modulus of rigidity. तो हम लोग तीन तरीके के यहाँ पे बात किए. एक हो गया यंग मॉडुलस, एक हो गया बल्क मॉडुलस, और एक हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो तीनों जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये दे आर इन अकॉर्डेंस विद हुक्स लॉ. तो जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ यही बात बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. वो इनमें से कोई बात ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप ये डिफाइन कीजिए या वो डिफाइन कीजिए या ये डिफाइन कीजिए. हम लोगों ने अपने नीड के मुताबिक, अपने कंडीशन के मुताबिक, कि जैसे भाई गैस या किसी, अगर तुम ऐसा बात अगर करो कि एक एयर बबल है जो ओशियन के कहीं भीतर है, तो उसके ऊपर अगर मॉडल या अपने अगर एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट. if you are willing to write an expression for the common things like एक रस्सी है उसके ऊपर एक वजन लगा दिया गया तो उसका बताइए, तो अपने यंग मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे, अपने यंग मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे. अब अगर अपने रिवर फ्लो वगैरह का एग्जांपल अगर लें तो रिवर फ्लो वगैरह का एग्जांपल अपने क्या बोलते हैं, अपने शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इस्तेमाल करेंगे. तो जैसे क्या है, जो लोअर पोर्शन ऑफ द रिवर होता है वो कभी नहीं फ्लो कर रहा होता है. एक तरीके से देखो तो रिवर फ्लो नहीं है क्या, रिवर में ऊपर वाला जो सरफेस है वो बड़ा तेजी से फ्लो कर रहा होता है. जो ओशियन मतलब जो रिवर बेड के कांटेक्ट में वो फ्लो ही नहीं कर रहा होता है, उसका वेलोसिटी जीरो. इसके बाद थोड़ा 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 आगे आगे करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है. तो ये क्या है, ईच लेयर ऑफ द लिक्विड इज अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स ऑन द अनदर लेयर. तो एक तरीके से शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होता है वो लोग एक दूसरे के ऊपर. तो these are the aspects which we have come across, three ways to express this thing. Now the next theoretical aspect which is left to be discussed is stress strain diagram. And the concept of elasticity and plasticity. तो अपने एक बार एक चीज देखते हैं, इसको अपने बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. इसको बड़े ध्यान से देखेंगे. So we are dealing in stress versus strain graph. तो मैं जो बना रहा हूं मैं कॉमन सब्सटेंस के लिए बना रहा हूं. तुमको किसी किसी सब्सटेंस के लिए ग्राफ को याद भी रखना पड़ेगा. तो 3-4 ग्राफ जो आपको क्या बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया, आपको एकदम उसको दिमाग में रखना पड़ेगा. जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ब्लड कैपिलरी, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ ब्रिटल सब्सटेंस. ये 3-4 चीज आपको जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो ओवर हियर वी आर डीलिंग विद अ जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, जिसमें अपने एग्जांपल ले रहे हैं माइल्ड स्टील रॉड का. तो बात को बहुत बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इसके एक एक एस्पेक्ट को पढ़ेंगे कि क्या क्या आपने करना है. तो along in the y-axis direction we are plotting stress
and in the x axis we are plotting strain, we are plotting strain. तो अपने यहाँ पे जो है हम लोग लिख देते हैं कि we are plotting stress over here in the y axis and strain in the x axis direction and strain in the x axis direction. तो अब क्या होगा, अब अपने बोलते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. तो मैं अगर इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल का बात अगर करूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल द ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ. the graph is a linear graph, that is it will follow a graph like this कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे स्ट्रेन बढ़ते जाएगा. stress is directly proportional to strain and this is a point where the elastic limit of the material comes to what you say halt. यहाँ पे इलास्टिक लिमिट जो है वो रुक जाता है. इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बात खत्म हो गया, यहाँ से अभी और भी बात अपने करेंगे. so this portion is representing the elastic limit of the material. अब क्या है, अब यहाँ से अगर अपने नेचर ऑफ द ग्राफ को अगर अपने देखेंगे तो यहाँ से जो ग्राफ है ये हल्का सा अपना कर्वेचर चेंज करेगा. इट विल चेंज इट्स कर्वेचर. तो मैं हर एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ. तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ ए. दिस ओरिजिन इज नेम्ड एज ओ. हम लोग ओ से ए पे आए, ए से कोई पॉइंट बी पे आए और फिर यहाँ पे कहीं पे पहुंचे विच कैन बी रिगार्डेड एज सी, विच कैन बी रिगार्डेड एज सी. Now, as we further increase the stress, तो OA तक क्या था? OA was elastic limit. Now, OB can be regarded as limit of proportionality, जहां तक आप proportionality define कर सकते हैं. और C को अपने नाम देते हैं yield point. yield point. yield point का मतलब क्या हो गया भाई? yield point का मतलब हो गया कि अपने बोलते हैं कि at this stage the wire begins to flow like a viscous fluid. At this point the wire begins to flow like a viscous मतलब thick fluid जिस तरीके से फ्लो करता है वैसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो इसको अपने बोलते हैं yield point. yield point. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी अगर आप अपना स्ट्रेस अगर बढ़ाते जाएंगे so then what will happen, it will attain a point where there will be a permanent deformation in the substance. There will be a permanent deformation in the substance till the point D, which is called as the ultimate point, and very soon after D the substance breaks, जिसको अपने E पे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. सो E इज रिगार्डेड एज द फ्रैक्चर पॉइंट. तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का एक बात आ गया. मैं यहाँ पे एक एक करके एक एक बात लिख दे रहा हूँ. तो विद इन O and A इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं कि यहाँ ये जो रीजन है यहाँ पे अपने हुक्स लॉ स्टेट करते हैं, जहां पे अपने बोलते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो जो अपने बोलते हैं कि ओबी जो है उसको अपने बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यहाँ पे इसके बाद क्या, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी भंग हो गया. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ये जो रीजन है ना ये ए से लेके सी तक का, ये जनरली जो है रियलिटी में ग्राफ में ऑब्टेन होना मुश्किल होता है. सी को अपने बोलते हैं यील्ड पॉइंट. Yield point is the point after which the wire or the substance will start flowing like a viscous fluid. Viscous fluid. CD के बीच का जो रीजन है इसको अपने बोलते हैं क्या, इसको अपने बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर. जैसे इलास्टिक बिहेवियर है वैसे क्या हो गया प्लास्टिक बिहेवियर. मतलब ये कि इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन हो जाता है. इसके ऊपर अगर आपने स्ट्रेस अगर लगा दिया तो आप अगर स्ट्रेस विड्रॉ कर भी लेंगे, स्ट्रेस विड्रॉ अगर कर भी लेंगे then also a permanent deformation will stay in the substance. कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा. डी को अपने क्या बोलते हैं, डी को अपने बोलते हैं डी इज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट पॉइंट. अल्टीमेट पॉइंट. इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे काफी बार तुमको लिखा मिल जाएगा सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस. अल्टीमेट स्ट्रेस. And then when you come to E, E is called as the fracture point. यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो टूट गया और जब टूट गया तो उसके बाद ग्राफ का कहानी ही नहीं है. ग्राफ बनाओगे जब सामान ही खत्म हो गया तो ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता बची नहीं. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. मैं फिर से बता दे रहा हूँ. अब देखो कुछ कुछ बात बता रहा हूँ जो ऑफ बीट है, जो किताब में लिखा कहीं नहीं मिलेगा.
तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग तरीके का मतलब अपने मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो वन सच मशीन इज, ये क्या है, ये नाम बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, उसमें भी एग्जैक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बनता, बट अ काइंड ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ऑब्टेन्ड। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें क्या अपने स्ट्रेस एक्सपोज करते हैं सामान को और उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन डेवलप जो होता है उसका एक ग्राफ तरीके का बनता जाता है, and then we obtain a graph like this for a majority of the substances। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया। तो O से A तक जो है वो इलास्टिक लिमिट है, इनफैक्ट B तक अपने बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी तक, यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन हो रहा है। आफ्टर दैट is a yield point। yield point is the point after which the solid will start flowing like a viscous fluid। viscous मतलब thick, तो बहने लगेगा यानी कि उस फैलने लगेगा काफी ज्यादा। इसके बाद अपने बोलते हैं कि भाई एक पॉइंट रीच होगा जहां पे अपने बोलते हैं कि प्लास्टिक लिमिट है, यानी कि इवन आफ्टर द फोर्स इज विड्रॉन देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस। और उसके बाद अपने बोलते हैं कि फाइनली जो है वो सामान टूट जाएगा, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट विल बी रीच्ड, जहां पे सामान जो है वो टूट गया, तो उसके आगे फर्दर कहानी का कोई बात ही नहीं है। So this is regarded as the stress strain diagram which we have obtained or drawn for a general solid। यहाँ पे हम लोगों ने माइल्ड स्टील इस्तेमाल किया। अब अपने अगर ऐसा बोले कि भाई कोई अगर ब्रिटल सब्सटेंस है, ब्रिटल अगर कोई सब्सटेंस है तो क्या होगा, तो अगर फटाक से अगर अपने एक लॉजिकल आंसर अगर दें तो अपने बोलते हैं अगर कोई ब्रिटल सब्सटेंस होगा तो अगर अपने उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अगर ड्रॉ अगर करेंगे तो वो ग्राफ जो है वो कोई ऐसे बीच में ही खत्म हो जाए, वो ऐसे ही कहीं खत्म हो जाए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीधा सीधा टूट गया, हो गया। और मे बी ग्राफ का नेचर सीधा सीधा नहीं होकर के थोड़ा ऐसे क्रिकेट होकर के हो सकता है, टूट गया। अल्टीमेटली क्या, वो बहुत जल्दी टूट जाए। बात यह है कि जल्दी टूट जाएगा, इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं कि ब्रिटल सब्सटेंस का एक नेचर हो गया, वेयर द सब्सटेंस ब्रेक्स सडनली, it cannot withstand any amount of stress further and it breaks, so it is regarded as the brittle substance। तो ये जो है ये हम लोगों ने माइल्ड क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील के लिए हम लोगों ने एक तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो these are the aspects which we have come across today in the study of elasticity